नमस्कार, मैं हूं नाथूलाल। आप देखना शुरू कर चुके हो टुडे न्यूज़ टीएसपी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी है। इनका नाम है महेश जी कोटेड़ और कालीबाई और नानाभाई खाड़के इन्होंने कंधा दिया था। और इनसे जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से देश में क्या चलता था और अभी देश आज़ाद है, उसके बारे में हम दादाजी से समझेंगे और बातचीत करेंगे। तो दादाजी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, आपने मेरा स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय आपने जो मेरे से प्रश्न किया है इसके बारे में मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। ओके, तो दादाजी आपका जन्म कौन से सन में हुआ था? 26 जनवरी 1920 को जन्म हुआ था। और उस समय भारत आज़ाद नहीं था, गुलाम था। और डूंगरपुर रियासत में तो आपका जन्म हुआ उस समय से लेकर कितने साल बाद आपका जन्म हुआ, कितने साल हुए उसके बाद देश आज़ाद हुआ था? ऐसा है कि 1920 से जन्म हुआ। इसके बाद सन 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। इसके बीच में जो समय हुआ वो मेरा समय है। जी हाँ। और मैं आज़ादी आंदोलन के दौरान कहीं न कहीं आपने मतलब 30 साल गुलामी सहन की। उस समय आदिवासियों क्या पढ़ाई करने का हक था या फिर नहीं? नहीं था। और गुलाम भारत में हमारे यहाँ राजाओं का राज था। राजस्थान में डूंगरपुर में लक्ष्मण जी दरबार का राज था। उसमें हमको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, न स्वास्थ्य की सुविधा थी और उल्टी सम्मान नहीं था, नागरिक अधिकार नहीं थे और वेश बेगार लिया जाता था ज़बरदस्ती। अच्छा, और आप कोटा भी गए थे, वहाँ कोटा क्या था? आप क्या लेने गए थे कोटा मतलब? अच्छा, ऐसा था कि सन 1954 में मैं पार्टी अध्यापक था संस्था की तरफ से। और वहाँ पर वर्मा जी और भगत सिंह जी मेहता पधारे। तो हमने निवेदन किया, मेरे साले जी सुखदेव जी हम दोनों ने, कि सेवा संघ के मास्टरों को मानदेय मिलता है और माली हालत। सेवा संघ एक संस्था थी या फिर? संस्था थी। सेवा संघ एक संस्था थी जो भोगीलाल जी पंड्या जी ने स्थापित की थी। और इस संस्था में हम पढ़ करके इसी संस्था में कार्यकर्ता बने। सन 46 में मैं गांधी आश्रम डूंगरपुर में व्यवस्थापक बना और बापा छात्रालय चलाता था। और मीराबाई कस्तूरबा कन्या छात्रालय चलाते थे। तो ये कस्तूरबा कन्या कौन थी? कस्तूरबा कन्या एक विधवा ब्राह्मण महिला थी। हुक्म वो कस्तूरबा कन्या छात्रालय की व्यवस्थापिका थी। और वो सारे विद्यार्थी लड़के लड़कियां मैं हरिजन स्कूल डूंगरपुर में रामदेव जी के मंदिर में पढ़ाता था, वो वहीं आते थे और मैं पढ़ाता था। तो वहाँ पर हरिजन स्कूल आप बोल रहे हो, वहाँ पर हरिजन के बच्चे ही पढ़ते थे? अन्य समाज के भी? अन्य भी पढ़ते थे। हरिजन मोहल्ले में हरिजन को बच्चे भी पढ़ते थे और अन्य आदिवासी बच्चे जो मेरे छात्रालय में थे वो और आसपास के आदिवासी भी पढ़ते थे। हाँ। तो अपने उस पहले ज़माने में जैसे ये अपने अभी वर्तमान में जो सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है अपने बच्चों को, इंग्लिश, हिंदी, गणित, ऐसे उस ज़माने में भी ऐसी सब्जेक्ट होती थी या फिर कुछ और पढ़ाया जाता? ऐसा था, वहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी, हिंदी पढ़ाई जाती थी और गणित पढ़ाई जाती थी और नागरिक शास्त्र और बीजगणित और इतिहास, ये विषय पढ़ाए जाते थे संस्था के स्कूलों में। सरकारी में नहीं पढ़ाए जाते थे। अच्छा, तो मतलब आप पहले जवाहरनगर से पहले कहाँ निवास था आपका? डूंगरपुर ज़िले में
एक घुघरा के पास गुमानपुरा ग्राम है, वहाँ का मूल निवासी था। तो सेवा संघ डूंगरपुर का मैं संचालिक स्कूल में पढ़ा और पढ़ करके उसी स्कूलों में काम भी करना शुरू किया था। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, तो फिर आप हमको सुनने में आप अलग अलग जगह भी घूमे, तो जैसे कोटा है, ये मांडलगढ़ है, भिलवाड़ा है, तो मतलब वहाँ से आकर फिर आपने जवाहरनगर ही की चॉइस किया जगह को? ऐसा था साहब, हमने वर्मा जी को निवेदन किया था कि हमारी माली हालत ख़राब है, इसलिए कहीं नहरी ज़मीन बसाओ। तो वर्मा जी ने एक कमेटी बनाई भूमि जांच करने की, जिसमें बहरलाल जी वर्मा मोही वाले अध्यक्ष थे और दीन बंधु जी परमार कोलखंडा डूंगरपुर के थे, वो एमपी थे। उनकी रहनुमाई में हम मेंबर थे 5 कार्यकर्ता, मैं, सुखदेव जी और देवेंद्र जी और ये थे। उन्होंने कहा कि ज़मीन देखो मैं बसा दूंगा। तो पहले हम अपने प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल की गाड़ी दिलाई, जोधा जी ड्राइवर दिए और उसमें बैठ करके हम आज़ादी आंदोलन द्वारा किन किन सम्मेलन में आपने भाग लिया? मैंने आज़ादी आंदोलन के दौरान 4 आंदोलन और 2 सम्मेलनों में भाग लिया। अच्छा, कौन कौन से आंदोलन थे और क्या क्या नाम था? पहला आंदोलन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, पूरे देशव्यापी आंदोलन हुआ था, जिसमें डूंगरपुर राजधानी में पंड्या जी और जोशी जी के नेतृत्व में हमने 1942 के भारत छोड़ो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, जिसके दरबार कुपित होकर हमारी स्कूली संस्था की स्कूली बनकर हमको स्टेट से बाहर कर दिया और काफ़ी दंडित किया था हुक्म दिया। अच्छा, तो अपने आदिवासी समाज को आगे लाने के लिए क्या क्या किया जाए तो आदिवासी समाज आगे आ सकता है? आदिवासी समाज को आगे लाने के लिए उनको शिक्षा से जोड़ा जाए और प्रशिक्षण दिया जाए, धंधे का प्रशिक्षण दिया जाए, उद्योग का। तो उद्योग और शिक्षा के माध्यम से ये आदिवासी समाज आगे विकास कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। जी हाँ, जी हाँ। तो आदिवासी समाज ऐसा क्या धंधा करे जिससे वो आगे आ सके और आगे बढ़ सकते, उनको थोड़ा संदेश दीजिए। आदिवासी का पुश्तैनी धंधा है मवेशी पालन और खेती करना और वन संपदा के द्वारा गुजारा बसरा करना। वो इसलिए उनको पुश्तैनी धंधा को विकसित करना चाहिए। अभी धंधे को, खेती को और मवेशी पालन के बारे में कोई बदलाव नहीं किया आदिवासी। अगर बदलाव करें, आधुनिक वैज्ञानिक हिसाब से जब गाय का पालन करें और खेती करें तो काफ़ी ये स्वावलंबी बन सकते हैं और शोषण और कर्ज से मुक्त हो सकते हैं साहब। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, तो दादाजी अपने एरिया में जो अभी ये शंभू लोन वाला चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं आदिवासी और कमज़ोर होता जा रहा है, ये चलना चाहिए या बंद होना चाहिए? क्या क्या? जो अपने एरिया में अभी शंभू लोन चल रहा है, इससे लोग बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो ये संदूल क्या? शंभू लोन, शंभू लोन, हाँ, जो अभी चल रहा है। अच्छा। और ज़्यादा इसका प्रयोग अपने आदिवासी लोग ही कर रहे हैं। अच्छा, तो ये चलना चाहिए या बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए। ऐसा है कि कर्ज से पीड़ित लोग कभी कोई आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए स्वयं उत्पादन करके कैश क्रॉप कमाना चाहिए, इससे उनका विकास होगा। ये कर्ज से उनका दब जाएंगे, ज़मीन वगैरह बीत जाएंगे, इसलिए कर्जा नहीं होना चाहिए।
तो दादाजी जो अपने इलाका में जो बांसवाड़ा में मानगढ़ पहाड़ी है वहाँ पर अंग्रेज आए थे, उस समय आपने भी भाग लिया था? ना, ऐसा था कि मालगढ़ पहाड़ पर गोविंद गुरु ने एक भक्त सम्मेलन किया था और पाठ पूजन किया था। इसके खिलाफ अंग्रेज़ों ने भक्तों के ऊपर गोली चला करके हत्याएं कर ली। ये गोविंद गुरु तो धर्म गुरु थे और धर्म में आक्षेप डाला अंग्रेज़ों ने, ये अच्छा नहीं किया था। तो दादाजी जैसे अब पहले देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय देश में क्या चलता था और आज की तारीख में देश आज़ाद है, 75-76 साल हो गए देश आज़ाद हुआ है, तो उस समय आदिवासियों के साथ कैसा बर्ताव होता था और आज की तारीख में क्या हो रहा है वो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। अच्छा, ऐसा था कि आज़ादी के पहले रजवाड़ी राज थे, जागीरदारों का राज था। तो वहाँ न तो पढ़ाई होती थी और ना कोई नागरिक अधिकार थे और ना कोई विकास था और सभी तरह से परेशान थे, दुखी थे। समाज गुलामी करता था, बेगार करता था और उस समय ऐसा था। और आज़ाद भारत में हमारी सरकार ने शिक्षा, बिजली, तालाब बांध करके, नहरें, सड़कें बना करके सभी शहरों से जोड़ा। ये इतना फ़र्क अभी ज़रूर हुआ है, क्योंकि पहले ये नहीं था। आवागमन के कोई रास्ते भी नहीं थे और न शिक्षा थी, न स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल थे और उस समय ऐसा था। और आज़ाद भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य और बिजली, रोड से सबको जोड़ा और तालाब बांध करके खेती में विकास किया, जिससे गेहूँ, साँठे और साल आदि कमा कर रहे हैं और बड़ा सुख है और बहुत आराम महसूस कर रहे हैं। भय नहीं है, अभी भय रहित हैं और स्वाभिमान के साथ जी रहे हैं। अच्छा, ये थे महेश जी कोटेड, जिन्होंने पहले देश आज़ाद था उस समय आदिवासियों के साथ क्या व्यवहार होता था और अभी के जो देश आज़ाद हुए उसके बाद क्या बर्ताव हो रहा है वो पूरा हमारे इस पॉडकास्ट में इन्होंने बताया। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जो सरकार की तरफ से इनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिल पाया और इन्होंने न जाति देखी न धर्म देखा, हर जाति हर धर्म के लिए इन्होंने काम किया और सरकार की तरफ से जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। धन्यवाद।